अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले वेनेज़ुएला की सूरत हाल पे हम बात करते हैं और उसके हवाले से कुछ स्टेटमेंट अमेरिका से अब आना शुरू हुए हैं। दोनों तरफ का रद्द-ए-अमल है। अमेरिका की जो हुकूमत है और हुकूमत के हमायती हैं वो इस ऑपरेशन को एक कामयाब ऑपरेशन कह रहे हैं और वो उससे बहुत खुश हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, अमेरिका ने चंद घंटों में वो हासिल कर लिया जो ममालिक कई दहाइयों में हासिल नहीं कर सकते। यानी ममालिक ने, कई ऐसे ममालिक हैं जो 50-50 साल से मेहनत कर रहे हैं, 60-60 साल से मेहनत कर रहे हैं और वो इतना पैसा कभी ख्वाब में सोच भी नहीं सके जितना अमेरिका ने एक छोटे से ऑपरेशन में चंद धमाकों के बाद हासिल कर लिया। ये बहुत बड़े वसाइल हैं। सिर्फ इनमें मैं तेल का जिक्र करूं तो आप हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे सोना भी है, दीगर धातें भी हैं, बहुत कीमती धातें हैं जो मुस्तकबिल में बहुत काम आने वाली हैं। उनका तस्करा अगर हम छोड़ दें अभी और सिर्फ वेनेज़ुएला में मौजूद हम तेल के ज़खायर की बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये इतने बड़े ज़खायर हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर हैं और अमली तौर पे अब ये अमेरिका के हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि हम वेनेज़ुएला की देखभाल करने के लिए, वेनेज़ुएला को चलाने के लिए हम यहाँ से खतीर रकम निकालेंगे। साथ उन्होंने ये कहा कि जो ममालिक वेनेज़ुएला से तेल खरीदते हैं हम उन्हें तेल बेचेंगे। हुगो चावेज़ का जब दौर था, ये 2013 में इसका इंतकाल हो गया था कैंसर से, तो ये अमेरिका के लिए बड़ा टफ आदमी रहा और ये वेनेज़ुएला का सरबराह था। तो इसके दौर में ये 30 लाख बैरल तक तेल निकालते थे, लेकिन फिर इसकी मिकदार कम होती गई। अमेरिका ने बहुत पाबंदियां लगवा दी और ये 4-5 लाख बैरल तक आ गया। अभी भी आजकल ये कुछ 10 लाख बैरल के आसपास तेल निकालते थे। इनका बड़ा जो ख़रीदार है वो चाइना है। तो अमेरिका ने साफ कहा, जब सवाल पूछा कि अगर चाइना वगैरह एतराज़ करेंगे तो उसने कहा जी हम उनको तेल बेचेंगे। जिन ममालिक को तेल चाहिए उनको हम तेल बेचेंगे और हम यहाँ से तेल निकालेंगे। अमेरिका इसको अपना हक समझता है। बहुत सारे अमेरिकन ये बात कर रहे हैं। अमेरिकी हुकूमत अब निगरानी करेगी, निगहबानी करेगी वेनेज़ुएला की। वहाँ का सदर और उनकी अहलिया वो उठाकर अमेरिकन ले गए और वो लेकर गए हैं उन्हें जराइम की पादाश में कि इन्होंने स्मगलिंग की है और स्मगलिंग की है मंशियात की, जिसकी वजह से इन पे केस चलाया जाएगा अमेरिका में। हकीकत क्या है, ये तो वक्त के साथ साथ चीज़ें खुलती हैं। तारीख बड़ी जालिम चीज़ है, लेकिन अमेरिका के अंदर से जो चंद आवाज़ें उठ रही हैं, ख़ास आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं पहले ही दिन, वो मैं आपके सामने मामला रख देता हूँ। लेकिन ये जो तेल है ना, 303 अरब बैरल, ये इसकी जो मालियत है वो कम से कम 17.3 ट्रिलियन डॉलर्स है। 1 ट्रिलियन डॉलर जो होता है ना, वो 1000 अरब डॉलर होता है। पाकिस्तान के टोटल जो ज़खायर है ना, वो 16-17 अरब डॉलर के करीब पहुंचते हैं, बड़ा हम जोर लगाते हैं। तो आप अंदाज़ा करें ना, हमारे ज़खायर जितने हैं उनको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी 17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स। ये इतनी बड़ी, यानी आप सिर्फ अमेरिका की और चाइना की दोनों की जीडीपी अलग करें ना, बाकी सारी दुनिया की जीडीपी से ज़्यादा ये रकम है जितने की ये ज़खायर है। अब अमेरिका अगर इन ज़खायर को बेचता है अगले चंद सालों तक तो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर जो जंग लड़ी थी उसमें मुबैना तौर पे जो कहा जाता है, जो दावा किया गया, बेशुमार पैसा खाया भी जाता है, लेकिन अमेरिका का ये दावा है कि अफगानिस्तान की जंग और ये जो इराक की जंग हुई थी, अमेरिका को लगभग कोई 2 ट्रिलियन डॉलर में पड़ी थी। अब ये चंद घंटों की कार्रवाई ने, और वहाँ से क्या कमाया अफगानिस्तान से अमेरिका ने? कुछ खास कमाई नहीं की। बहुत सारी मादनियात मिली उन्हें, लेकिन खास बड़ी कमाई ऐसी नहीं हुई जो चंद घंटों के इस ऑपरेशन में हो गई। अब ये 17.3 ट्रिलियन डॉलर्स का तेल है जो दुनिया भर की, चाइना और अमेरिका को छोड़ के जो जीडीपी है उसकी मालियत से भी ज़्यादा है। चंद घंटों में कमाई की है। अब ये हो गया जी अमेरिका का। अमेरिका ने कह भी दिया हमारा है, हम यहाँ से इसको निकालेंगे। और जो वहाँ की अपोजिशन थी वेनेज़ुएला में, जिन्हें लगता था कि ट्रंप आएगा और उनके लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, ख़ास तौर पे वो जो खातून थी मारिया कुरीना, जिनको 2025 का अमन का नोबेल इनाम भी मिला, उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्हें उम्मीद लगी थी कि वो सदर बन जाएंगी। पहले खबरें भी आ रही थी, पता नहीं उन्होंने हलफ उठा लिया कुछ इस तरह चीज़ें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये एक स्टेटमेंट मेरे सामने गुजरा, उनका वो बहुत अच्छी है, मगर उनके मुल्क में उनकी इज्जत नहीं है। तो फिलहाल जो नायब सदर हैं उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो काम चलाएंगी और उन्हें काम करना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप के जो लोग हैं
जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी हैं वो निगरानी करेंगे वेनेजुएला के अंदर इस सारे अमल की। उन्होंने कहा जी ज़रूरत पड़ेगी हम इससे बड़ा हमला करेंगे और ज़्यादा फौज भी ज़मीन पे उतार सकते हैं। तो ये जनाब अमेरिका ने कार्रवाई की है। अब इसके ऊपर जो रद्द अमल आ रहा है, सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट माइक पोम्पियो का पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये। डोनाल्ड ट्रंप के जब पिछला दौरे हुकूमत था तो उसमें वज़ीर ख़ारजा थे डोनाल्ड ट्रंप के, अभी मार्को रूबियो हैं, पहले माइक पोम्पियो थे। तो माइक पोम्पियो ने कहा कि अब जो ईरानी रजीम है वो ख़तरे में है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहे हैं, और उन्होंने शहरों के नाम भी लिए, बल्कि उन्होंने कहा कि दर्जनों शहरों के अंदर एहतजाज हो रहे हैं। उन्होंने मशहद का नाम लिया, तेहरान का नाम लिया, ज़हदान का नाम लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक जुमला लिखा माइक पोम्पियो ने, जिसमें उन्होंने लिखा नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान। ये उन्होंने क्यों लिखा? बलूचिस्तान भी मादनियात से भरा हुआ है, यानी अगर वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा तेल है तो फिर याद रखिएगा कि ईरान में भी बहुत ज़्यादा तेल के ज़खायर है और उन पे भी तेल बेचने पर पाबंदी है, जबकि बलूचिस्तान में बेशुमार मादनी वसाइल हैं और ये सारी दुनिया जानती है क्योंकि टथियान बेल्ट जो है वो यहाँ से गुजरती है और इस बेल्ट के ऊपर बेशुमार मादनी ज़खायर मौजूद हैं। सोना है, कॉपर है, लिथियम है, बेशुमार मादनियात हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो उन्होंने कहा जी कि नेक्स्ट स्टॉप बलूचिस्तान। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसके ऊपर सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। ये ट्रंप के एक पुराने साथी हैं और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, मार्को रूबियो को और CIA डायरेक्टर के अकाउंट को मेंशन करते हुए ये लिखा कि हैप्पी न्यू ईयर ईरान के हवाले से और फिर बलूचिस्तान के हवाले से इन्होंने लिखा। तो पाकिस्तान को इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब आ जाए वो लोग जिन्होंने तनकीद की और जिन्हें लगा कि ये गलत हो गया, लेकिन पहले एक रॉयटर्स की खबर है कि ये अमेरिका कामयाब कैसे हुआ, किस तरीके से अमेरिका ने इतना कामयाब ऑपरेशन किया। रॉयटर्स ये बताता है और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का मीडिया इन चीज़ों को खोलेगा कि बाद ज़राए ने उनको ये बताया। अब ये ज़राए वो बता रहे हैं कि उधर अमेरिका में भी है और वेनेजुएला में भी है। वो ये कहते हैं कि हमारा नाम आप ना बताएं तो हम आपको ये बता देते हैं कि ये इनसाइड जॉब थी। ये मीर जाफर और मीर सादक मौजूद थे वहाँ पे वेनेजुएला में, जिन्होंने अपने सदर को और उसकी बीवी को पकड़वा दिया। वो कहते हैं जी इस खबर के मुताबिक उन्हें अंदर से इंफॉर्मेशन मिल रही थी अमेरिकन को, और ना सिर्फ उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही थी बल्कि जो मुल्क की मिलिट्री है उसके अंदर अमेरिकन को पूरी सपोर्ट मौजूद थी। यानी ये जो कुछ भी अमेरिकन फौज ने किया वेनेजुएला में, इसके अंदर इस खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वेनेजुएला के फौजियों ने मदद की है। अब ये क्या सारी फौज ने मदद की है या खास फौजियों ने मदद की है? मदद के लिए तो चंद लोग ही बहुत ज़रूरी होते हैं ना, अगर आप कर लें तो बाकी आप कंट्रोल कर लेते हैं। तो अमेरिका के इस बड़े और कामयाब ऑपरेशन के पीछे ना सिर्फ अमेरिका की मिलिट्री पावर है बल्कि उनकी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस और उनकी ये सलाहियत कि वो सिस्टम के अंदर घुस के एक रजीम चेंज करने की पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं, वो बहुत काम आई। उन्होंने अंदर अपने लिंकेजेस बनाए, अंदर अपने बंदे जो है वो इंस्टॉल किए, बंदों के ज़रिए से उन्होंने इनसाइड इंफॉर्मेशन हासिल की और एग्जैक्टली वो टारगेट अचीव किया जो वो करना चाहते थे। अब इसमें एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि कुछ इतलात के मुताबिक दर्जनों लोग इसमें मारे भी गए उस रात में जब ये खौफनाक ऑपरेशन हुआ, लेकिन अमेरिकन का कोई बड़ा नुकसान इसमें नहीं हुआ। अब जो अपोजिशन लीडर थी मारिया कोरिना, उसको उम्मीद थी कि उसकी बारी लग जाएगी, लेकिन ट्रंप ने उसकी बारी नहीं लगाई फिलहाल, और कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको डिच कर दिया गया। सबसे पहले एक स्टेटमेंट में आपके सामने रखता हूँ ज़ोहरान ममदानी का। ये न्यूयॉर्क के मेयर हैं जहाँ पे लाया गया है सदर और उसकी एहलिया को, जो वेनेजुएला के साबिक सदर और एहलिया है। तो उन्होंने कहा जी इस सुबह जो है मुझे ब्रीफ किया गया कि हमारी मिलिट्री ने कैप्चर किया है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को, और इन्हें जो है वो कैद करके यहाँ पे न्यूयॉर्क में लाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये यकतरफा हमला था एक कौम की सॉवरेनिटी के ऊपर, एक कौम की खुदमुख्तारी के ऊपर यकतरफा हमला था, और ये एक तरफ जो यकतरफा हमला होता है किसी कौम के ऊपर वो एक जंगी कदम होता है, एक्ट ऑफ वॉर उन्होंने इसे करार दिया। और ये उन्होंने ये भी कहा कि ये फेडरल और इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी है कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने जो किया वेनेजुएला में, ये ना सिर्फ अमेरिका के बल्कि बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। और इन्होंने पहले आवाज़ उठाई सबसे, ममदानी का मैंने ट्वीट देखा, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इसके साथ जो है वो अमेरिकन के लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी
साथ उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे वेनेजुएला के लोग मेरी सिटी में रहते हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनकी सेफ्टी और उनके हवाले से जो है वो इक़दामात करूँगा। ये ममदानी ने सबसे पहले बात की, इसको गलत करार दिया। फिर ये एक जर्नलिस्ट हैं एलन मैकलियर्ड, ये बताते हैं जनाब कि ये पहला रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं है अमेरिका का। अमेरिका ने सिर्फ ये जो लैटिन अमेरिका के ममालिक हैं, जो अमेरिका के साथ जो ममालिक हैं, यहाँ पे कितने रिजीम चेंज ऑपरेशन किए उसकी उन्होंने तफसीलात लिखी हैं। नंबर 1, 1952 में क्यूबा के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। ग्वाटेमाला में 1954 में, एल सल्वाडोर में 1980 में, और इसके बाद जनाब एक कंट्री है होंडुरास, ये जनाब 2009 में, निकारागुआ ये जनाब 1980 में, पनामा में 1989 में, हेटी में 1959 और 2004 में, पीरू में 1962 और 1975 में, और डोमिनिकन रिपब्लिक में 1965 में, वेनेजुएला में 2002 में भी रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, बोलीविया में 1980 में, पैराग्वे में 1954 में, ब्राज़ील में 1964 में, चिली में 1973 में, अर्जेंटीना में 1976 में और उरुग्वे में 1973 में। तो ये इतने सारे रिजीम चेंज अमेरिका ने किए हैं। उन्होंने सारी की सारी डिटेल बताई हुई है कि इक्का दुक्का जगह छोड़ के ऑलमोस्ट हर मुल्क में, यहाँ पे ज़्यादातर मुल्कों में अमेरिका ने कभी ना कभी कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन किया हुआ है। ये एलन मैकलियर्ड ने बताया, जो एक जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, उसके बाद जी एक अलेक्जेंड्रिया जो इस वक्त कांग्रेस वुमेन है अमेरिका में, उनका एक ट्वीट है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये ड्रग्स से मुतालिक नहीं था, ये जो भी हुआ ये कुछ और था। अगर ये ड्रग के मुतालिक होता तो पिछले ही हफ्ते एक बहुत बड़े ड्रग डीलर को या एक बहुत बड़े स्मगलर को, जो ड्रग्स की स्मगलिंग करता है और पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा ड्रग डीलर है, उसे पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप माफ़ी ना देता अगर ये मनशियात से मुतालिक होता। उन्होंने कहा ये तेल से मुतालिक है और रिजीम चेंज से मुतालिक है, ये कांग्रेस वुमेन ने कहा। इसके बाद एक और क्रिस्टल बॉल एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बाकायदा नाम लेकर बताया कि जॉन ऑरलैंडो ये एक बहुत बड़ा ड्रग ट्रैफिकर है। इसके बारे में उन्होंने कहा जी कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कुछ दोस्त नाराज़ हो रहे थे और उसकी वजह से इसे पिछले महीने आज़ाद किया गया, इसे माफ़ी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और अगर आप ये यकीन रखते हैं कि वेनेजुएला के अंदर जो भी किडनैपिंग हुई है और हमला हुआ है ये ड्रग से मुताल्लिक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है। और मैं आपकी मदद कर देती हूँ ये जानने में कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले ही महीने एक बहुत बड़े पूरी दुनिया के अंदर जो जाना जाता है ड्रग डीलर के तौर पे या स्मगलर के तौर पे जॉन ऑरलैंडो, उसको माफ़ी दी है सिर्फ अपने कुछ दोस्तों की नाराज़गी से बचने के लिए। इस किस्म का इन्होंने एक मफादात का खेल इसको करार दिया। तो ये खातून भी इसके ऊपर बोली हैं। तो अमेरिका में भी आवाज़ें उठ रही हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ, ये जो वेनेजुएला में हुआ है। अब कुछ लोग इसको बहुत पॉजिटिव कह रहे हैं कि अमेरिका ने बहुत बड़ा छक्का मार दिया है, बहुत सारे अमेरिकन बहुत खुश हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अमेरिका में बहुत बड़े मसाइल पैदा हो चुके हैं हेल्थ केयर के हवाले से और बहुत ज़्यादा उसकी कीमतें बढ़ गई हैं, बहुत पैसा इसमें बढ़ गया है, लोगों की पहुँच से बाहर चीज़ें हो रही हैं। तो इस वजह से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। कुछ और केसेस हैं जिनसे तवज्जो हटाने की कोशिश है। सब अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं, लेकिन जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने किया है ये अमेरिका को तो फ़ायदा ही देगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने बेशुमार पैसे का रास्ता खोल लिया। अगर वो इस पर काबू करके रखेगा ना डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका, तो अमेरिका में डॉलर इतनी तेज़ी से आएंगे, पैसा इतनी तेज़ी से आएगा कि कमाल हो जाएगा। और यूरोप इसके ऊपर बोला भी नहीं। अच्छा, एक सवाल और उठाया जा रहा है, फ़र्ज़ करें रशिया जाके यूक्रेन में यही हरकत कर देता है जो अमेरिका ने कर दी वेनेजुएला में। एक बड़ा खौफनाक ऑपरेशन प्लान करता है, ज़ेलेंस्की को उठाता है और वहाँ से लेके रशिया पहुँच जाता है, तो फिर दुनिया का क्या रद्द-ए-अमल होगा? या आप सोचें ताइवान में चाइना यही कर देता है, अचानक से जाता है अटैक करता है चाइना ताइवान के अंदर, या आप किसी और मुल्क में समझें, या आप ये समझें शुमाली कोरिया जाता है और जापान के अंदर से इसी तरह उठा के ले जाता है वहाँ की गवर्नमेंट को। तो इसका आप मतलब क्या समझेंगे? ये ना दुनिया ये सवालात भी उठा रही है साथ साथ। लेकिन एक बात हमें दुनिया के बारे में जाननी चाहिए, और वो उर्दू की एक सादी सी मिसाल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आ जाए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी यही कानून चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और कम से कम उस दिन तक तो यही कानून चल रहा है जिस दिन तक पाकिस्तानी ये लाठी अपने हाथ में नहीं ले लेते।
जिस दिन 25-26 करोड़ लोगों ने लाठी थाम ली, उस दिन बंद कमरों के फैसले हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और चीज़ें किसी और तरह डील होना शुरू हो जाएंगी। स्ट्रीट मूवमेंट के लिए काफ़ी भागदौड़ शुरू हो गई है नाज़रीन, बहुत तेज़ी से इसके ऊपर काम हो रहा है। अब बहुत सारे मनाज़िर भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारा टेक्निकल काम अभी होना बाकी है, अभी टाइम भी है इनके पास। लेकिन सिंध हुकूमत ने थोड़ा समझदारी और मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और वो ये कह रहे हैं कि हम वेलकम भी करेंगे, मुराद अली शाह दावत भी देंगे और वो चाहेंगे कि सुहेल अफरीदी उनसे आकर मिले भी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये मुलाकात होनी चाहिए। जो जमहूरी कुव्वतें हैं उन्हें मिलकर बैठना चाहिए। चाहे कुछ लोग इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के टुकड़ों के ऊपर हैं, लेकिन देखें हैं ये सारे लोग सियासतदान हैं। अल्टीमेटली मुल्क इनको चलाना चाहिए, ना कि एस्टेब्लिशमेंट को। अगर ये मिलकर बैठते हैं तो एक जंग के बाद भी लोगों को टेबल पे ही बैठना पड़ता है, तो अच्छी बात है, टेबल के ऊपर बैठें, टेबल टॉक करें। सियासतदान यही करते हैं। कायदे-ए-आज़म ने को मुक्के मार मार के आज़ाद नहीं करवाया था बंदूकें चला के पाकिस्तान को, टेबल के ऊपर बैठ के वो गुफ्तगू के अंदर जो है वो नॉकआउट करते थे, फिर एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी। तो सियासी तहरीकों के ज़रिए से मुल्क आज़ाद होते हैं या अवाम अपने हकूक़ हासिल करते हैं, लड़ाई से नहीं होता, और टेबल के ऊपर ही बैठ के फिर एंड में मसला हल होता है। तो सिंध हुकूमत अगर खुद को इतना जमहूरी साबित कर रही है तो PTI के पास एक मौका है कि वो कराची में एक जलसा अनाउंस कर दे हफ्ते या एतवार के लिए। यानी हफ्ते या एतवार के लिए अगर PTI एक जलसा ही अनाउंस कर दे कराची में, एक दरख्वास्त दे दे सिंध हुकूमत को, जनाब हमें एक जलसा भी आप करने दें, फिर अगर आप इतने जमहूरी बन रहे हैं तो अच्छी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई साल के बाद कम से कम मौका मिलेगा खैबर पख्तूनख्वा से बाहर कोई जलसा करने का खुलेआम, और यहाँ पे पूरी पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को मैसेज भी चला जाएगा कि इमरान खान की मकबूलियत कितनी है, और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को भी पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब या उनके लोग कितने पानी में, इनको पता चल जाएगा। तो कराची में ज़रा फ्री हैंड देकर देखे सिंध हुकूमत, बेशक इनको 3 दिन का टाइम दे दे कि जी 3 दिन में आप जितने लोगों को बुला सकते हैं आप बुला लें, और आप कराची के अंदर फलां जगह आपको दी, आप जलसा कर लें। तो एक दफ़ा करके देखें, हो सकता है सिंध हुकूमत आपको इजाज़त दे दे। लेकिन अगर इजाज़त नहीं देगी तो फिर मामला वही होगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने इतनी इजाज़त दी है कि आप बाकी एक्टिविटीज़ कर लें, लेकिन जलसा एस्टेब्लिशमेंट मानती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जलसे के लिए मानेगी। बहरहाल मुज़ाकरात के लिए कोई ना कोई दरवाजे खोलने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि अगर शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की बात की है ना, तो अपनी पार्टी नवाज शरीफ सबसे मुशावरत की है, और एस्टेब्लिशमेंट से भी उन्होंने कहा इजाज़त या मुशावरत के बाद ही मुज़ाकरात की बात हुई है। कल राणा साहब एक स्टेटमेंट में ये कह रहे थे एक दिन पहले कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के पास तो आईनी इख्तियार ही नहीं है उनके पास मुज़ाकरात के अंदर बैठने का या बातचीत करने का।